अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फास्ट पेपर्स पे। इफ वायर इज कट इनटू टू हाफ्स रेजिस्टेंस बिकम हाफ, इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। अगर हम वायर को दो हिस्सों में काट लें तो उसका रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि वायर को कट करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट है एंड डिफरेंट वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमारे पास इस साइड पे मैंने लिखा हुआ है फैक्टर्स, लेस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का आपको पता है फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। सही है, रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, और चूंकि एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, तो इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक हो गया। अब आते हैं फैक्टर्स पे। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो लेंथ इधर कम है तो लेस रेजिस्टेंस, लेंथ इधर ज़्यादा है तो मोर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। दूसरे साइड पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इधर मैंने आपको बता दिया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इधर एरिया ज़्यादा तो लेस रेजिस्टेंस, एरिया कम तो मोर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब आते हैं मटेरियल पे। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ कंडक्टर होगा वो हमारे पास लेस रेजिस्टेंस शो करेगा और जो इंसुलेटर होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन उसके मुकाबले में भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा मेटल की तरफ है, ज़्यादा उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो कॉपर इज़ लेस रेजिस्टेंस एंड आयरन हैज़ मोर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब आते हैं टेम्परेचर पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन जो है जो कि टेम्परेचर को शो कर रहा है, मैं ज़रा पॉइंट आउट भी कर लो आप लोगों को, दिस इतना टेम्परेचर है, इधर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर हम टेम्परेचर को भी बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स तो आपने जान लिए। तो इसलिए अगर वायर को हम दो टुकड़ों में काट ले, मतलब उसको हाफ कर ले, ठीक है, उसका लेंथ क्या हो गया, हाफ हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और मैंने इधर इसको दो टुकड़े में तकसीम कर दिया। दिस इज़ वन, दिस इज़ टू। अब इसमें आप देख लें कि लेंथ हमारे पास क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अगर लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो रेजिस्टेंस भी इसका हाफ हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बिकम हाफ, इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप फार्मूले को इधर देख लें रेजिस्टिविटी को, तो वो बराबर है रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाय एल। तो आप ये सोचेंगे कि हमारे पास लेंथ जो है वो हाफ हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी हाफ हुई होगी, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट फार्मूले को नहीं देखना, आपने इसके डेप्थ में भी जाना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिससे वो बना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है और वो बना है कॉपर से, दूसरा वायर है वो बना है सिल्वर से। ठीक है, और एक तीसरा वायर है जो कि किसी नॉन मेटल से बना है। ठीक है, दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज अ नॉन मेटल। तो जाहिर सी बात है कि पहले दो हमारे पास क्या है, मेटल्स है, तो इनकी रेजिस्टिविटी कम होगी और इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स लाइक लेंथ, एरिया और रेडियस। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, द मटीरियल फ्रॉम विच इट इज़ मेड। ठीक हो गया, उस मटीरियल पे। दूसरा हमारे पास डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे, टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई चीज़ वो बना है मेटल से या आप एलाई कह दें उससे बना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ नॉन मेटल से बना है तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे कि हमारे पास रेजिस्टेंस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, अ पर्सन हैज़ 5 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम बाय देयर कम्बिनेशन। ठीक है, तो जस्ट इसने ये पूछा है कि आपने क्या करना है, मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। अब मैक्सिमम टू मिनिमम रेशियो का मतलब क्या है। ठीक है,
सो हमारे पास आपको पता है कि जब हम सीरीज़ कम्बिनेशन बनाते हैं तो मैक्सिमम का मतलब है कि जब रेजिस्टर्स सीरीज़ में क्या हो, बाइंड हो, ठीक है। और मिनिमम का मतलब ये है कि रेजिस्टर पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में आप देख लिए कि इसने हर एक का रेजिस्टेंस का सेम बताया, मतलब कि हर एक का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो वैसे तो हम सीरीज़ के लिए क्या लिखते हैं कि आर सीरीज़ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह हम लिखते हैं ना। तो अगर हमारे पास सबका रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि सब R है, तो R प्लस R, तो इसको अगर मैं सिंपल लिख दूं तो मैं लिख सकता हूं ना N मल्टीप्लाई बाय R, यानी जितना N है, लाइक 1 2 3 है तो मैं 3R लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से इसने इधर दिया है 5 रेजिस्टर्स है और सबका क्या है, R है, तो मैं लिख सकता हूँ 5R डिवाइडेड बाय, अब पैरेलल में क्या लिखते हैं कि R और एक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह आप आगे जाते जाएं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N, ये इसका शॉर्टकट का फार्मूला है, ठीक है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, आपका टाइम सेव करेगा। तो मैं R पैरेलल की जगह लिख सकता हूँ R डिवाइड बाय N, ये N अगर ऊपर चला जाए, जो कि हमारे पास इधर क्या है 5 है, तो हमारे पास बन जाएगा, या इसको भी में, ये हमारे पास क्या था, N था ना, तो NR मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय R, तो R के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया N स्क्वायर। तो आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला आ गया कि अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम बाय मिनिमम फॉर रेजिस्टेंस, तो इसके लिए डायरेक्ट आप क्या कर लें, N स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछा जाए मैक्सिमम बाय मिनिमम, अगर मिनिमम बाय मैक्सिमम हो जाए तो फिर वो उलट होगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, तो n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ n हमारे पास है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो हमारे पास 5 है, तो 5 का आप स्क्वायर लगा दे, तो 5 × 5 हमारे पास 25 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशो पॉइंट आउट कर ले या मिनिमम बाय मैक्सिमम कर ले, तो मैंने आपको तरीका समझा दिया, और मोस्टली इसी तरीके से आते हैं कि सबका रेजिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। अब इसमें एक और तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं स्ट्रेच वायर केसेस। तो उसमें हमारे पास इस तरह होता है कि एक वायर है और इसका जो लेंथ है ना, लेंथ, मैं आपको सिंपल मिसाल समझाता हूँ। अगर हमारे पास ये वायर है, एक वायर है, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, ठीक है, इधर एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, ठीक है। इसी तरीके से रेडियस जो है वो हमारे पास भी इधर ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको मैं स्ट्रेच करता हूँ तो लेंथ हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसी तरीके से रेडियस भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक वायर है जो कि स्ट्रेच हुआ है, उसका जो लेंथ है, अगर n टाइम वो इंक्रीज़ हुआ है, जाहिर सी बात है स्ट्रेचिंग से लेंथ इंक्रीज़ होता है, तो जितना लेंथ इंक्रीज़ हुआ है, तो अब आपने न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला होगा न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू N स्क्वायर × R, जो उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है 2 ओहम, ठीक हो गया। अब इसको हमने स्ट्रेच किया और इसका लेंथ जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुए, 3 टाइम्स ऑफ L हो गया, ठीक है। अब फाइंड आउट कर ले कि इसकी न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस में इसमें आप पुटिंग कर ले, तो हमारे पास कितना है N, इधर हमारे पास 3 है, तो 3 को अगर हम इसका स्क्वायर ले ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 9R, ठीक है। अगर आपसे ऑलरेडी इधर 2 गिवन है तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 18 ओहम, ठीक है। सो समरी क्या बनी, समरी ये बनी कि अगर हमारे पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओहम, उसको हमने स्ट्रेच किया, उसका लेंथ हो गया 3 टाइम इंक्रीज। अब बताए कि न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या है,
n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r। n आप ऑलरेडी गिवन है कि 3 टाइम इंक्रीज इसमें आया है, तो 3 आप लगा दे, उसका स्क्वायर लेके 9। और चूंकि अगर आपने फुल वैल्यू बनानी है या तो ऑप्शन में होगा 9r होगा, अगर 9r नहीं है तो आप r को मल्टीप्लाई करें जिसकी वैल्यू है 2, तो 18 हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस समझाता हूँ। दूसरे केस में आपसे एरिया पूछा गया होगा कि अगर हमारे पास एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच किया और उसका एरिया क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी a डिवाइडेड बाय n। तो इस केस में न्यू जो रेजिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, सो n स्क्वेयर r, उसके लिए ये शॉर्टकट हमारे पास फार्मूला हो गया। तो दिस वाज फर्स्ट शॉर्टकट फार्मूला। ठीक है, या आपने याद करने, दिस वाज सेकंड वन। ठीक हो गया। सो इस केस में अब क्या है, आपको पता है कि जब एरिया कम होती है तो उसके साथ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड है एरिया को, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक हो गया। सो इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको करना है। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपको रेडियस का दिया जाए, ठीक है, अगर रेडियस हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वायर था जिसका जो भी रेडियस था, लेकिन उसको हमने स्ट्रेच किया और रेडियस हमारे पास फॉर एग्जांपल n टाइम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो अब बताए कि रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला है n4 मल्टीप्लाई बाय r। फॉर एग्जांपल यही वायर है, इधर इसका रेडियस था फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर। ठीक हो गया, रेडियस। ठीक है, अब इधर इसको हमने स्ट्रेच किया और उसका रेडियस हो गया 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब बताए इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना डिक्रीज़ हुआ है, वो डिक्रीज़ हुआ है। अगर इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए कर दें 1 कर लें तो इजी हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि हमारे पास जो जो रेडियस है वो हमारे पास 2 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, डिक्रीज हो गया। सो अब आप किस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास n4r है। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 4 इंटू r। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 4, 8 एंड 16 r। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना बढ़ गया, 16 टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल। ओरिजिनल अगर आपको वैल्यू गिवन हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल। तो ये 3 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। सो दीज वर द कंडीशन फॉर द स्ट्रेच वायर। Next question is, what happened to the amplitude when two waves enter pair? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब टू वेव्स की इंटरफेरेंस होती है तो क्या होता है। तो उनके एम्पलीट्यूड जो है उसी पॉइंट्स पे ऐड होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, या तो वो एक दूसरे से जो उसका सम अप आएगा वो सबसे कम होगा उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से, या उनके डबल होगा, यानी उन दोनों को कंबाइन करके हमें दिया जा सकता है। और ये हम इसके बेस पे 2 क्लासिफिकेशन करते हैं, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डायग्राम से मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, दिस इज क्रस्ट एंड दिस वन इज ट्रफ। ठीक हो गया। अगर हमारे पास 2 वेव्स का क्रस्ट से मिल जाए, लाइक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तो उससे हमारे पास होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एम्पलीट्यूड उनके सम के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एम्पलीट्यूड जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से ये -5 है सेंटीमीटर और ये भी -5 सेंटीमीटर है, तो जो हमारे पास इसका सम होगा, यानी जब ये इंटरफेयर करेंगे तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 5 और 5 ऐड हो गए, और ये होगा -10 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों ऐड हो गए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन द वेव्स आर इन फेज का मतलब ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और जो एंगल है वो दूसरे के साथ सेम है। ये भी इधर से स्टार्ट लिया है इसने, और इसने भी इधर से 0 एंगल से स्टार्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये वो क्वाड्रेंट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। इन फेज देयर पीक्स यानी क्रस्ट एंड ट्रफ एलाइन, बिल्कुल एलाइन है। ठीक है, जिधर इसका क्रस्ट है उधर उसका भी क्रस्ट शुरू हुआ है। ठीक है,
द एम्पलीट्यूड एड टुगेदर, जिस तरह मैंने आपको बता दिया 5 + 5 -5 -5 -10, ठीक है, रिजल्टिंग इन हायर एम्पलीट्यूड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हायर एम्पलीट्यूड होगा और एम्पलीट्यूड ऐड होंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देख ले, इधर हमारे पास क्या है, दिस इज द ट्रप एंड दिस इज द क्रस्ट। तो जब क्रस्ट और ट्रप मिल जाए तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एक डार्क सा लाइन अपेयर होगा, ठीक है, स्ट्रेट। तो अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से ये -5 है, ठीक है, एंड दिस वन इज +5। अब दोनों को आप ऐड कर ले तो हमारे पास 0 बन जाएगा। इसी तरीके से दिस इज +5, दिस इज -5, तो अगेन 0 बन जाएगा। सो व्हेन द वेव्स आर आउट ऑफ फेज, जब क्या हो, आउट ऑफ फेज हो, द पीक ऑफ वन वेव अलाइन विद द ट्रप ऑफ अनदर, यानी एक का पीक, यानी इसका ये क्या है, दिस इज द पीक ऑफ दिस वेव एंड दिस इज द ट्रप, या आप क्रस्ट और ट्रप का नाम भी लिख सकते हैं। द एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर रिजल्टिंग इन अ लोअर एम्पलीट्यूड और कंप्लीट कैंसलेशन। या तो एम्पलीट्यूड कम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों सेम है इसलिए 0 आ गया ना। तो अगर ये हमारे पास क्या होता, ये हमारे पास 6 होता और ये 5 होता, तो फिर क्या होता, चूँकि ये नीचे की तरफ है तो इसके साथ -5 लगा सकते हैं और ये हमारे पास +5 है, तो इधर हमारे पास एक थोड़ा सा इस तरह एम्पलीट्यूड आ जाता, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह, ठीक है। सो या तो लोअर एम्पलीट्यूड होगा और या उससे बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख जाएगा। अब पढ़ते हैं हम एक और चीज़ को जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अच्छा, इसको आप एनिमेशन से भी देख ले, देखते जाए। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपने ब्लैक और ब्लू पे नज़र रखनी है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब दोनों हमारे पास एक दूसरे के साथ इस तरह अलाइन हो जाए तो हमारे पास क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव, ये आप देख लें। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट इस तरह आ जाए, ये आप देख लें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हो गया। अब आते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और इससे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास दो वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती है तो 3 फिनोमेना हो सकती है। नंबर 1 हमारे पास हो सकता है इंटरफेरेंस, जो कि अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास प्रोड्यूस होता है बीट्स, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास होती हैं स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। सो अब किन कंडीशन में इंटरफेरेंस होगा, किन में बीट्स और किन में हमारे पास स्टेशनरी वेव्स होंगे। तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि दोनों वेव्स जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम ना हो तो फिर इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो नहीं होगा, ठीक है। अब बीट्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों वेव्स का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बोथ वेव्स है सेम डायरेक्शन। और जो दूसरा कंडीशन है वो हमारे पास है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, स्लाइट डिफरेंस। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर हमारे पास बीट्स नहीं होंगे बल्कि हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो होगा। इसी तरीके से स्टेशनरी वेव्स में आप देख लें कि अगर स्टेशनरी वेव्स बनेंगे तो कब बनेंगे, जब वेव्स हमारे पास क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। वेव्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। और दूसरा कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स विल बी सेम, तो तब हमारे पास क्या बनेगा, स्टेशनरी वेव्स बनेगा। फिर हमने कहा कि इंटरफेरेंस फिर हमारे पास दो किस्में हैं। द वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि क्रस्ट हमारे पास क्रस्ट के साथ मिलेगा और ट्रप हमारे पास ट्रप के साथ मिलेगा, जबकि इसमें क्या होगा, क्रस्ट और ट्रप एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन है पोलराइजेशन। कैसे, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप जान ले कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह होते हैं। तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि जो वेव होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और जो पार्टिकल का मोशन होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मैं एक और एनिमेशन से आपको समझाता हूँ। ये आप देख ले कि हमारे पास वेव भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो पार्टिकल का मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में,
यानी इस तरह पार्टिकल जाता है और इस तरह आता है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रांसवर्स वेव में देख लें, जो रेड डॉट्स इधर हैं इसको आप देख लें तो हमारे पास ये ऊपर नीचे जाते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। और वेव जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है। सो अगर वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसमें हमारे पास क्या होगा, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो अब देखते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव, फॉर एग्जांपल लाइट को अगर हम कह लें तो अगर हम इसको क्या करते हैं, एक पोलराइजर से पास करते हैं तो इसको हम एक वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि दूसरे साइड पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, वन डायरेक्शनल है और इसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं इस साइड पे और इस तरह बैक एंड फोर्थ, ठीक है। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल जो ट्रांसवर्स है वो ऊपर और इस तरह नीचे जाते हैं, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग FNS के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% टेस्ट पासिंग गारंटी कोर्स, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में आपको 13 टाइप्स के वर्बल के लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें मोस्ट रिपीटेड MCQs होंगे। इसके साथ नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एकेडमिक के लेक्चर आपको मिलेंगे एंड पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होता है उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी आपके FNS के इनिशियल टेस्ट में जो 4 टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पर्सनालिटी टेस्ट, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उनके नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। अब इस कोर्स की जो फ़ी है वो है 5000। ज्वाइनिंग के लिए आपने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करनी है। अच्छा, मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 2 वर्बल मॉक टेस्ट। हर वर्बल मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 84 MCQs और सारे पास्ट पेपर के होंगे जो आपके टेस्ट में आएंगे एग्जैक्टली यही। और हर टेस्ट के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे 30 मिनट का टाइम, क्योंकि आपके SRC में भी इतना टाइम ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मिलेंगे 2 नॉन वर्बल मॉक टेस्ट। हर नॉन वर्बल मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 64 MCQs और 30 मिनट का टाइम, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ MCQs मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो आपका इनिशियल टेस्ट में होगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 एकेडमिक मॉक टेस्ट होंगे। हर मॉक टेस्ट में आपको 50 MCQs मिलेंगे फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और हर एकेडमिक मॉक टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको स्पेशल एक इंग्लिश ग्रामर पे एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें 50 MCQs होंगे और ये सारे ग्रामर के MCQs होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ग्रामर का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए ये आपके लिए एक बोनस सा टिप है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस कोर्स का है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको दूसरे एकेडमीज जो है वो इसके सेपरेट चार्जेस करते हैं 3 to 4000 आफ्टर योर इनिशियल टेस्ट, बट हम आपको इसी फ़ी में 5000 में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाएंगे, ठीक है। और साथ में हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको मेंटोर यानी मैं बजाते खुद अवेलेबल होऊंगा और आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है, आपके अप्लाई से लेकर आपके लेटर आने तक। तो ज्वाइनिंग के लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करनी है 0318467747, ठीक है। तो जैसे ही आप कांटेक्ट कर देंगे हम आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह और किस तरीके से ज्वाइन करनी है वो बता देंगे, ठीक है। साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम because sound waves are mechanical waves and mechanical waves need medium for their propagation, that's why they can't transfer from a vacuum. इधर आप देख सकते हैं this is vacuum, this is medium and this is vacuum and this is the sound wave. साउंड वेव जहाँ तक मीडियम है उधर तक आ रहा है लेकिन इधर हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इधर हमारे पास मीडियम नहीं है। अनलोडिंग द प्रोंग ऑफ ट्यूनिंग पोर्क विद वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी एज, तो ये हमारे पास एक ट्यूनिंग पोर है। अगर ट्यूनिंग पोर के पोर्स को हम क्या करते हैं, इस पर वैक्स लगाते हैं तो उसकी जो क्या नाम है फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। सो अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। कहते हैं कि अगर वैक्स को हम 2 ट्यूनिंग पोर्स है ना, तो अगर हमारे पास एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है यानी हाइयर फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, और दूसरी की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्या है, लो है, ठीक है। अब इसके जो एक और चीज़ इसमें आते हैं और है BPS, या इसको आप BPS जिस तरह बीट्स पर सेकंड, और ये हमारे पास बीट पर सेकंड हमारे पास बराबर होती है हाइयर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी।
और इसका सिंपल ये मतलब होता है कि जितने बीट्स पर सेकंड आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कितने जो साउंड के वेव्स है वो सुन सकते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे दूं कि ये जो बीट्स पर सेकंड्स है तो ये हमारे पास बीपीएस ये कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो इसमें ये है कि अगर आप वैक्स जो है अप्लाई करते हैं ऑन दिस हायर, ठीक है, व्हेन वैक्स इज अप्लाइड ऑन हायर बीट्स डिक्रीज, जो बीट्स प्रोड्यूस होते हैं पर सेकंड वो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं वैक्स ऑन दिस वन, ठीक है, अगर वैक्स को आप अप्लाई करते हैं ऑन द लोअर तो हमारे पास जो बीट्स प्रोड्यूस होंगे वो हाई होंगे, ठीक है, मोर बीट्स विल बी प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, हायर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 10 हर्ट्ज, ठीक है, जबकि लोअर फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90 हर्ट्ज। अब इस कंडीशन में अगर आप बीट्स पर सेकंड मालूम कर ले जो कि हायर माइनस लोअर है तो वो हमारे पास है 10, ठीक हो गया। अब मैं वैक्स अप्लाई करता हूँ ऑन हायर, तो अगर हायर पे मैं अप्लाई करता हूँ तो मैंने क्या बताया कि ये हमारे पास डिक्रीज होगा। लेट्स से हमारे पास अब न्यू जो वैल्यू है जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ वो हमारे पास हो गया 95 हर्ट्ज। चूँकि मैंने लोअर पे कोई अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए वो 90 है रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बीट्स पर मिनट जो है वो हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हायर माइनस लोअर, तो हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर आप वैक्स अप्लाई करते हैं ऑन द हायर वन तो बीट्स हमारे पास डिक्रीज होंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गए 5, पहले कितने थे 10। इसी तरीके से अगर मैं लोअर पे अप्लाई करता हूँ इस केस में तो इधर मैं ये लिख देता हूँ, तो जो लोअर है उसका हो जाएगा, चूँकि वैक्स अप्लाई करने से जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास डिक्रीज होती है, तो पहले 90 था, लेट से अब हमारे पास है 85 हर्ट्ज। तो अब बीट्स पर सेकंड कितने होंगे जो कि हमारे पास है हायर माइनस लोअर, तो हायर हमारे पास कितना है 100 है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना है, हम जस्ट एक केस लिए थे, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड के साथ मैच करना है। तो 100 माइनस 85 तो हमारे पास हो जाएगा 15 हर्ट्ज, ठीक हो गया, बीट्स पर मिनट्स। तो अब आप देख ले कि पहले हमारे पास क्या था 10 था, फिर जब हमने हायर पे वैक्स अप्लाई कर दिया तो 5 हो गया, जब हमने लोअर पे अप्लाई करते तो बीट्स हमारे पास क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं तो इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। समरी में दोबारा बता देता हूँ, वैक्स अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी ट्यूनिंग फोर के प्रोंग्स पर, दीज आर द प्रोंग्स बोथ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, अगर इस पे आप वैक्स लगाते हैं तो इस ट्यूनिंग पोर का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर हमारे पास अगर दो ट्यूनिंग पोर्स है, एक हायर फ्रीक्वेंसी का है एक लोअर फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है, और उनमें जाहिर सी बात है उनके वेव एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करेंगे, तो बीट्स पर मिनट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बीट्स का कंसेप्ट समझा दिया थोड़ी देर पहले कि जब वेव सेम डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो वो हमारे पास बीट्स का फिनोमेना शो करते हैं, अगर उसमें डिफरेंस ना हो तो फिर इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करते हैं, ठीक है। सो यही बीट्स का कंसेप्ट इधर भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बीट्स पर सेकंड जो है या बीट्स वो कितने प्रोड्यूस होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि वैक्स कौन से पे लगाया गया है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी वाले पे लगाया गया है तो बीट्स हमारे पास डिक्रीज होंगी, अगर लोअर वाले पे लगाया गया है तो बीट्स हमारे पास इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।